पेमेंट ऑफ टैक्स क्वेश्चन नंबर 2B सही कर लिया। 2B का आंसर ये काट के सारा क्या आएगा, नो इंटरेस्ट एज 40,000 माइनस ITC 10,000 माइनस 30,000 इन ई कैश लेजर एज ऑन ड्यू डेट। वो क्या बनती थी, जुलाई की बनेगी आपकी 20 अगस्त, तो देयरफॉर 0। चलो भाई रिटर्न चैप्टर पैक कर दे पहले। रिटर्न में कुछ भी खास नहीं है, एक ना सेक्शन ध्यान रखना दबा दब कि सेक्शन नंबर 39 वाले रिटर्न है GST 3B को बोलते हैं। बहुत बार ये बोल देते हैं सेक्शन नंबर 39 वाले रिटर्न, 39 वाले रिटर्न इज 3B 3B और GSTR 1 फाइल होती है अंडर सेक्शन 37। गुरकीरत तो पहले में ध्यान गया। GSTR 1 और 3B एक तो नॉर्मल बंदे ने भरनी होती है और CTP वाले ने भरनी होती है। नॉर्मल वाला बंदा मतलब जिसने कॉम्पोजिशन नहीं ली हुई, कॉम्पोजिशन वाला बंदा छोड़ के बाकी सबने GSTR 1 और 3B भरनी होती है। 1 किस दिन जाती है, 11 तारीख को जाती है। लेकिन एक QRMP स्कीम होती है अगर आपको याद हो तो, कि क्वार्टरली रिटर्न भरने वाली अप टू अगर 5 करोड़ की एग्रीगेट टर्नओवर है तो आप QRMP ऑप्ट कर सकते हो। तो QRMP वाले बंदे ने GSTR 1 भरनी होती है 13 तारीख तक। उसके बाद जो होती है GSTR 3B वो जनरली तो 20 तारीख होती है, लेकिन QRMP छोटा बंदा है तो उनकी बाद में है 22 और 24। 22 और 24 क्यों है, इंडिया को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, कईयों की 22 कईयों की 24। GSTR 1 और 3B मेन डेट होगी 11 को जाएगी, QRMP वाले की 13 को जाएगी, फिर 20 को जाएगी और QRMP वाले की 22 को जाएगी। QRMP वाले बंदा छोटा है तो ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। फिर उस बाद एक अगर बंदा QRMP वाला ना तो QRMP वाला क्या करेगा, क्वार्टरली, ये छोड़ो ये बाद में देखेंगे। अगर बंदा कॉम्पोजिशन वाला बंदा है ना तो एक क्वार्टरली क्या करेगा, CMP 08 भरेगा और GSTR 4 भरेगा। क्वार्टरली ये जो CMP 08 भरनी होती है, ये इसका फॉर्म नंबर ही देखो CMP है, GSTR नहीं है। GSTR स्टैंड फॉर GST रिटर्न, लेकिन अगर GSTR वर्ड है नहीं तो इसका मतलब वो रिटर्न नहीं है। मतलब कॉम्पोजिशन वाला बंदा जो क्वार्टरली फाइल करता है वो एक रिटर्न नहीं है, वो एक सिंपल पेमेंट ऑफ टैक्स का चालान है। फॉर्म CMP 08 इज अ पेमेंट ऑफ टैक्स का चालान है, रिटर्न नहीं है कोई। कब भरनी होती है, हर क्वार्टर एंड होने के बाद 18 तारीख को। फिर GSTR 4 कब भरनी होती है, 30 जून को, ये अमेंडेड था 30 जून। GSTR 4 ही एक रिटर्न है और कॉम्पोजिशन वाला बंदा साल में सिर्फ एक बार रिटर्न भरता है। और इसके अलावा होती है GSTR 9 कब भरनी होती है, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करे तो 9 को हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, 31 दिसंबर होती है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। ठीक हो गया जी, तो मेन आपकी ये सारी सीन हो गए। ये जो 2 चीज़ें रहेगी ये QRMP में होती हैं, QRMP में बात डिस्कस करेंगे। फिर आगे GSTR 5 किसने फाइल करनी है, NRTP ने। NRTP कौन था बंदा, जो कभी कभी इंडिया में आ रहा है, बाहरला बंदा है, टेम्परेरी इंडिया में आ रहा है, तो इसने GSTR 5 भरनी होती है। कब भरनी होती है, 13 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये भी एक एक्सेप्शन बन जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली, कहते भी वैसे तो GSTR 1 पीरियड खत्म होने के बाद ही भरनी होती है, GSTR 1 और 3 भी पीरियड खत्म होने से पहले नहीं भर सकते। पीरियड मतलब 1 तारीख से लेकर के 30 या 31 जो भी महीने की लास्ट डेट है, वो महीना खत्म होने तो पहले आप रिटर्न नहीं भर सकते, ना 1 भर सकी ना 3 भी भर सकिए। पर कहते एक्सेप्शंस दसो, तो ਉਹਦੀ एक्सेप्शंस एक बनूगी CTP, दूसरी बनूगी NRTP। NRTP का क्या लिखा हुआ है, वैसे तो कब भरनी होती है 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लेकिन अगर एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन हो रही है ना तो जब एक्सपायरी होगी उसके विद इन 7 डेज, मतलब अगर एक्सपायरी 5 जुलाई को हो गई तो 5 जुलाई के विद इन 7 डेज ही भरनी पड़ेगी। तो ठीक है ना, ये टैक्स पीरियड एंड होने से पहले हो गया। इसके अलावा अगर GSTR 10 फाइल करनी है, 10 फाइल कौन सी होती है, स्पेशल रिटर्न है GSTR 10। कब फाइल करनी होती है, जब आपका GST नंबर कैंसिल हो रहा है। जब GST नंबर कैंसिल हो रहा है तो मुझे पता है ना, मुझे एक डिटेल देनी पड़ेगी, मेरे पास स्टॉक कितना बड़ा था उसका ID से रिवर्स करवाना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल कहाँ पे जाएगी, GSTR 10 में जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के विद इन 3 मंथ्स
लेटर ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। कई बार क्या होता है कि ऑर्डर पहला आ गया और ऑर्डर में क्या हुआ, 1 अप्रैल फ्यूचर डेट से जीएसटी नंबर इफेक्टिव कैंसिलेशन है, तो जब से कैंसिलेशन इफेक्टिव होगा उसके बाद के 3 महीने, विच एवर इज लेटर, कब ऑर्डर डिलीवर किया गया या फिर कब ऑर्डर पास हुआ। डेट ऑफ कैंसिलेशन मतलब कैंसिलेशन किस दिन से इफेक्टिव है, ऑर्डर में एक डेट लिखी होगी। और डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर से 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। फिर होता है एक 2A और 2B। अब 2A 2B में ज़्यादा डिफरेंस मेजर ये है कि 2A कहते हैं एक डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जीएसटीआर 2A 2B में पहली बात तो डाटा कौन सा आएगा, सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा, रेसिपिएंट की के लिए 2A या 2B जनरेट होगी। इनफैक्ट 2 यानी दोनों जनरेट होती है, 2A भी जनरेट होती है एंड 2B भी जनरेट होती है। अब सप्लायर का अगर जुलाई का पीरियड था, सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 जुलाई की कब भरनी चाहिए, जीएसटीआर 1 कब भरनी चाहिए होती है, या तो 11 तारीख या फिर 13 तारीख। ठीक हो गया। तो 11 या 13 को जब रिटर्न फाइल करेगा उसके बाद रेसिपिएंट को 14 तारीख को जीएसटीआर 2B में दिखा देंगे कि केड़े केड़े सप्लायर ने तेनों आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है। 2B रेसिपिएंट के लिए परचेज हो गई। तो बात यह है कि अगर ता जुलाई की रिटर्न सप्लायर ने 11 या 13 जुलाई ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤਾਂ 2B ਚ बोलू, और अगर 11-13 तारीख तक ना भरी फिर 15 तारीख ਨੂੰ भरी 18 तारीख ਨੂੰ भरी तो फिर 2B में नहीं बोलेगा, क्योंकि 2B कब जनरेट होगी, 14 जुलाई। लेकिन 2A का क्या सीन है, जब भी सप्लायर भर देगा ना तभी तुरंत रेसिपिएंट के उधर बोलने लगेगा। मतलब 18 तारीख को अगर 18 अगस्त को अगर सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी तो जो 14 अगस्त को 2B जनरेट होगी उसमें तो ये होगा ही नहीं। यही 2B अगर रेसिपिएंट 18 के बाद भी जनरेट करेगा ना 24 अगस्त को, तो भी 2B में नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं 2B इज अ स्टैटिक रिटर्न। स्टैटिक रिटर्न मतलब एक बार जो जनरेट होगी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन 2A इज अ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, अगर रेसिपिएंट अपनी 14 अगस्त को 2A डाउनलोड करेगा तो उसमें तो नहीं बोलेगा, लेकिन अगर 24 अगस्त को करेगा ना तो उसमें बोलने लगेगा, क्योंकि तब तक सप्लायर फाइल कर चुका है। तो 2A इज अ डायनेमिक, ये जब भी डाउनलोड करोगे ना रियल टाइम पोजीशन बता देगा कि सप्लायर ने किसके सप्लायर ने बता रखा है। लेकिन 2B स्टैटिक। अच्छा, तो जो ज़्यादा काम में आता है ना आजकल वो 2B है, क्योंकि 2B थोड़ा स्टैटिक है, थोड़ा इलेबोरेटेड है। इसके अंदर 2B जब खोलते हैं ना तो इसके अंदर ये भी दिखाता है कि किस किस का आईटीसी मिलना चाहिए, कौन कौन सा आईटीसी नहीं मिलना चाहिए बंदे को। तो 2B थोड़ी डिटेल्ड है। प्रैक्टिकली काम में जो ज़्यादा आती है 2B। ज़्यादा डिफरेंस की आपको लोड नहीं है, बस एक तारीख याद रखना कि 14 तारीख है। 14 तारीख इसके लिए 2B, क्योंकि एक पॉइंट पे जनरेट होगी उसके बाद अपडेट नहीं होगी। 2A तो अपडेट होती रहती है, तो 2A के लिए बेसिकली कोई टाइम लिमिट नहीं है कब अवेलेबल होगी। अब ये क्या बात दे रखी है, फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 3B इज मैंडेटरी इवन इफ नो आउटवर्ड नो बिजनेस एक्टिविटी इन द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो भी 1 और 3B भरनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं निल रिटर्न फाइल करनी है। और जो निल रिटर्न फाइल करनी होती है वो आप एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो। नेक्स्ट, रिटर्न कैन नॉट बी फाइल बिफोर द टैक्स पीरियड एंड। ठीक हो गया। लेकिन इसकी एक्सेप्शन लिखना, एक्सेप्शन कब कब आप फाइल कर सकते हो। एक केस तो बन गया एनआरटीपी वाला। एक्सेप्शन में ये बंदे आ गए। एक तो कैंसलेशन ऑफ जीएस नंबर सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। बस ये दो नहीं है। एनआरटीपी, दूसरा आ गया सीटीपी। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन।
कैंसलेशन जस्टिफाई लग रहा है, एक्सेप्शन लिखना ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। लिख लो चलो। बाकी ये सितंबर 25 का क्वेश्चन है, तो जब सजेस्टेड आएगा तभी पता लगेगा। इसके अलावा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों की ही डिटेल कहाँ पे जाती है, GSTR 1 में जाती है। डेबिट नोट क्या करते होते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦੇ और क्रेडिट नोट ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, दोनों GSTR 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। तो डेबिट नोट तो क्रेडिट नोट इशू कौन करता है, सप्लायर के रेसिपिएंट भी, रेसिपिएंट कोई भी नहीं करता, दोनों में से कोई भी नहीं करता, क्योंकि सप्लायर इशू कर रहा है तभी करके सप्लायर ही GSTR 1 भरता होता है, GSTR 1 में जाएंगे। अब आ गया QRMP। QRMP में क्या सीन है, पहली बात कहते हैं अगर बंदे की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करी, अप टू 5 करोड़ है, तभी वो QRMP ले सकता है। जब हमने कहा एग्रीगेट टर्नओवर, इसका मतलब क्या हो गया, सारे बिजनेस, सारे प्लेस ऑफ बिजनेस जोड़ लो, सारे प्लेस ऑफ बिजनेस के एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ के अप टू 5 करोड़ चेक करनी है। किस साल में 5 करोड़ नहीं होनी चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी 5 करोड़ एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तभी आप QRMP ऑप्ट कर सकते हो। एक और बात बताऊँ, कॉम्पोजिशन में ऐसा था, यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर अडॉप्ट करना होता है। जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे या तो सारे कॉम्पोजिशन 10(1) में होंगे या 10(2)A में होंगे या होंगे ही नहीं कॉम्पोजिशन में, ऐसा था। QRMP में ऐसा नहीं है। QRMP में क्या सीन है, जो आपके मल्टीपल डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, एक QRMP ले ले, दूसरा QRMP ना ले तो भी चलेगा, QRMP इंडिविजुअली ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्ट कब करनी है, जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो। पिछले साल में अप टू 5 करोड़ थी, करंट ईयर में स्टार्टिंग से तो चलते गए मिड ऑफ द ईयर में जाकर के 5 करोड़ एक्सीड करके, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। एक कॉम्पोजिशन और QRMP में एक और फर्क, कॉम्पोजिशन में ये बात करी थी, अगर किसी बंदे ने न्यू GST नंबर लेना है तो जब GST की एप्लीकेशन डालेगा, जैसे कि सितंबर में अगर वो रजिस्टर हो रहा है, तो सितंबर में जब रजिस्टर हो रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है, तभी GST रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते वक्त ही कॉम्पोजिशन को ऑप्ट कर सकता है। और जो उसकी GST स्टार्ट होएगा वो मिड ऑफ द ईयर में स्टार्ट हो रहा है GST नंबर, तो डे 1 से कॉम्पोजिशन में चला जाएगा। लेकिन अगर बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मिड ऑफ द ईयर में कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता, कॉम्पोजिशन बाहर जा सकता है लेकिन ऑप्ट नहीं कर सकता। QRMP में ऐसा नहीं है। QRMP में कहते हैं जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट से आपको QRMP लेना है, मिड ऑफ द ईयर में जाकर के अगर आपका दिल करा QRMP लेने का तो QRMP ले लेना, दिल कर रहा है लेने का। तो किस पीरियड के लिए लेना आपने, लेट्स से आपने लेना है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के लिए, इस पीरियड के लिए आप यू वांट टू ऑप्ट फॉर, इस पीरियड के लिए अगर आप ऑप्ट इन करना चाहते हो तो कब तक ऑप्ट इन कर सकते हो। तो कहते हैं पहला महीना जब तक खत्म नहीं हो जाता, 31 अक्टूबर को खत्म होगा ना, तो 31 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, इस पीरियड के लिए ऑप्ट इन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब 1 नवंबर से हम ये 31 दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन नहीं कर सकते, 1 नवंबर से 31 दिसंबर वाले पीरियड के लिए ऑप्ट इन नहीं कर सकते, नहीं। तो 1 नवंबर से अगर मेरा दिल करे QRMP लेने का तो किस पीरियड के लिए लूंगा मैं, तो नेक्स्ट पीरियड के लिए लूंगा। तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, 1 नवंबर से नेक्स्ट पीरियड के लिए लूंगा। नेक्स्ट पीरियड कौन सा बनेगा मेरा, 31 मार्च वाला। तो 1 नवंबर से शुरू हो गया, मैं 31 मार्च वाले के लिए ऑप्ट कर सकता हूँ, और 31 मार्च वाले के लिए कब तक ऑप्ट कर सकता हूँ, वो बनेगा आपका 31 जैन, पहले महीने की आखिरी तारीख। तो ये वाला पीरियड बेसिकली कहलाता है आपका ऑप्ट इन पीरियड। अगर आपने ऑप्ट इन करना है तो कब से कर सकते हो, जैसे हम ये बात करते हैं कि अगर इस पीरियड के लिए ऑप्ट इन करना है मार्च एंडिंग क्वार्टर, अगर आपने मार्च क्वार्टर के लिए QRMP ऑप्ट इन करनी है तो कब से कर सकते हो, सेकंड महीना, फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर की दूसरे महीने की पहली तारीख। पिछले क्वार्टर में 3 महीने ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
अगर हमने ये वाले क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन करना है तो पिछला क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, तो दूसरा महीना नवंबर, दूसरे महीने की पहली तारीख 1 नवंबर। तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द रेलेवेंट क्वार्टर, ये पीरियड बन गया। कब से कब तक आप QRMP ऑप्ट इन कर सकते हो। सेम ही पीरियड बनेगा आपका ऑप्ट आउट करने के लिए। मतलब अगर आप QRMP ऑलरेडी चल रहे हो और आप चाहते हो कि मैं मार्च एंडिंग क्वार्टर के लिए QRMP नहीं लेना चाहता, आई वांट टू गो फॉर अ रेगुलर मंथली रिटर्न GSTR 13B, तो आप क्या कर सकते हो, वही सेम 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक ऑनलाइन जा करके सिलेक्ट कर दोगे कि मैंने QRMP से ऑप्ट आउट आना है, तो ऑप्ट आउट आ सकते हो। तो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट अपनी मर्जी से कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर गई ड्यूरिंग देयर, तो आपको मैंडेटरली बाहर ही आना पड़ेगा। अब बात ये है सर, लेट्स से मेरी कब एक्सीड कर गई, इधर 5 अक्टूबर को एक्सीड कर गई। अगर 5 अक्टूबर को मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर गई, तो मैंने बाहर आना पड़ेगा, मुझे रेगुलर में जाना पड़ेगा। लेकिन कब से, फॉर द दिसंबर वाला क्वार्टर बी या नेक्स्ट क्वार्टर मार्च वाला। तो क्या लगता है, दिसंबर वाला क्वार्टर बी बाहर आना पड़ेगा या नेक्स्ट क्वार्टर मार्च वाला। कॉम्पोजिशन में ऐसा ही होता था कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करी, इमीडिएट बाहर आ जाओ। इधर ऐसा नहीं होता। इधर कौन सा मतलब टैक्स कोई अड रेट ते जाना है, सिंपल रिटर्न ही तो है। रिटर्न पीरियड वाइज ही होती है, और पीरियड की रिटर्न था हुन, ठीक है ना। एक ही तरीके से जाएगी, दो तरीके से जा नहीं सकती। मतलब अगर कॉम्पोजिशन वाला सीन होता तो कॉम्पोजिशन में ये कह सकते थे ना कि पहले 5 दिन के लिए फ्लैट टैक्स रेट, उसके बाद वाले पीरियड के लिए रेगुलर टैक्स रेट। इधर कैसे करेंगे कि इतने 5 दिन की क्वार्टरली रिटर्न, उसके बाद की मंथली रिटर्न, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इमीडिएट वाला, तो नेक्स्ट पीरियड से ही करना है। तो इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड जो आपका बनेगा उसके लिए आप रेगुलर फाइल करना, और ये वाले पीरियड के लिए अब भी आप क्या कर सकते हो, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो। इस पीरियड के लिए क्वार्टरली, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट पीरियड के लिए मंथली। नेक्स्ट पीरियड मतलब 31 दिसंबर क्वार्टर खत्म होने के बाद मंथली शुरू हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, जब भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगी तो नेक्स्ट क्वार्टर मंथली जाएगा। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट पता लग गया हमें, ये पता लग गया। उसके बाद अगर QRMP ऑप्ट किया तो फायदा क्या मिलेगा, है ना। GSTR 1 और GSTR 3B जो आपने मंथली फाइल करनी होती थी, ये दोनों आप कब फाइल कर सकते हो, क्वार्टरली, ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर जब 1 और 3B क्वार्टरली करने लगे तो दो दिक्कतें आई। दिक्कत नंबर 1 और दिक्कत नंबर 2। दिक्कत नंबर 1 क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स लेट हो गया। गवर्नमेंट को कहाँ हम मंथली मंथली टैक्स मिलना था, अभी टैक्स कब मिलेगा, क्वार्टर के बाद, तो गवर्नमेंट को टैक्स लेट हो गया। उसके लिए आया फॉर्म PMT 06। दूसरी दिक्कत क्या आई, रेसिडेंट को ITC जेड़ा हर मंथ मिलना सी, वो भी उन क्वार्टर बाद मिलने लग गया। उसके लिए आ गया IFF। IFF के थ्रू क्या होगा, IFF में होगा क्या, सप्लायर क्या करेगा, QRMP वाला अपनी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई IFF में दिखा देगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल IFF में दिखा देगा, तो रेसिपिएंट की 2B में बोलने लगेगा ITC। और IFF कब भर सकते हो, मंथली। कितनी तारीख को, 13 तारीख को। क्या फायदा, IFF कब फाइल कर सकते हो, 13 तारीख को। ऑप्शनल है, क्योंकि ITC पास ऑन करवाना ना, मर्जी है, देना दे दो, नहीं देना ना दो। लेकिन फॉर्म PMT 06 तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाना है, ये तो जाना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। IFF ऑप्शनल है, फॉर्म PMT 606 मैंडेटरी है। PMT 06 क्या बोलता है कि आप मंथली टैक्स जमा कराओगे। मंथली टैक्स जमा कराओगे, कितनी तारीख को कराओगे, 25 तारीख को कराओगे। हर 25 तारीख को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म PMT 06 भरना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये दोनों फॉर्म PMT 06 और IFF क्यों आए, क्योंकि 1 और 3B कब हो गई, क्वार्टरली। 1 और 3B क्वार्टरली हो गई, दैट्स वाई ये दोनों पैदा हुए। और ये दोनों फिर क्या कर दिए, मंथली। IFF और PMT 06 मंथली। अब मेरी बात सुनना, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ, उसके बाद तो 3B मतलब पहला महीना, सेकेंड महीना, उसके बाद थर्ड महीना, थर्ड महीने के बाद 1 और 3B जाएगी, ठीक है। पहले महीने के बाद कुछ नहीं जाना, दूसरे महीने के बाद कुछ नहीं जाना। तो पहले और दूसरे महीने के बाद क्योंकि कुछ नहीं जाना था, तो क्या जाएगा, फॉर्म PMT 06 और IFF जाएगा। थर्ड मंथ के बाद तो 1 और 3B जाना ही है, पक्के वाला।
तो ये कच्चे वाला फॉर्म PMT 06 और IFF नहीं जाएगा। PMT 06 और आपका IFF कब फाइल होता है? फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए, थर्ड मंथ के लिए फाइल नहीं होता। जब मैं बोलता हूँ ना थर्ड मंथ, इसका मतलब मैं एक क्वार्टर का थर्ड मंथ बोल रहा हूँ। मतलब अगर आपका दिसंबर वाला क्वार्टर हुआ ना, तो अक्टूबर और नवंबर को मैं फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ बोल रहा हूँ, दिसंबर वाले को मैं थर्ड मंथ बोल रहा हूँ। तो दिसंबर वाले मंथ के लिए आए फॉर्म PMT 06 और IFF नहीं जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद तो 103 भी जाएगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर का क्या जाएगा? फॉर्म PMT 06 और IFF ऑप्शनल है, PMT 06 मैंडेटरी है। PMT 06 में क्या होगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। कितनी तारीख को पे करना है? 25 को पे करना है। IFF में क्या होगा? रेसिपिएंट को ITC पास ऑन करवाना है। कैसे पास ऑन करवाना है? सप्लायर क्या करेगा? अपनी आउटवर्ड डिटेल्स IFF में फर्निश करेगा। आउटवर्ड डिटेल फर्निश करनी है तो एक रोक लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है कि मैक्सिमम आपने 50 लाख के ही वैल्यू ऑफ सप्लाई को IFF में शो करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्टिव की IFF था ITC पास ऑन कराना था, सिर्फ B2B सप्लाईज को आप IFF में शो करोगे, B2C को नहीं करोगे। अनरजिस्टर्ड बंदे ने कौन सा ITC लेना है? तो B2C वाली नहीं आएगी, सिर्फ B2B अप टू 50 लाख मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। PMT 06 में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन PMT 06 में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट को जब टैक्स पे करना है तो उसमें दो बातें आ गई। कहते गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, अब गवर्नमेंट को अगर मंथली टैक्स पे करना है, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है, तो हर महीने कितना टैक्स पे करना है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, जब रिटर्न फाइल करने के लिए तो पता लग ही जाएगा कितना टैक्स बनता है प्रियंका? छोटे से अपन क्लास लानी होती है 1.5-2 घंटे की, वो भी आप अच्छे से नहीं सुनते। जब क्वार्टरली सरकार को टैक्स जमा मंथली जब सरकार को टैक्स जमा कराना है, तो दिक्कत क्या है कि रिटर्न क्वार्टरली जाएगी तो महीने भर महीने कितना जमा कराना है वो पता नहीं। ठीक है? एक ऑप्शन बहुत मथा मारे, सेल्फ असेस करे कि कितना जमा कराना है। दूसरी ऑप्शन एक रफ कैलकुलेशन के बेसिस पे जमा करा दो, टेंटेटिव फिक्स सम, नाम भूल गया था मैं, टेंटेटिव बेसिस पे जमा करा दो लमसम। और वो कितना है? जैसे देखो क्वार्टर का टैक्स जमा कराना ना, तो क्वार्टर के 3 हिस्से बांटेंगे तो 33 बनेगा, तो 35% करवा दो। 35% पहले मंथ के लिए करवा दो, सेकंड मंथ के लिए फिर से 35% करवा दो, और थर्ड मंथ के लिए PMT 06 तो भरना ही नहीं है। थर्ड मंथ के लिए क्या होएगा? एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ बैलेंसिंग फिगर ਜਿਹੜੀ रह चुकी है वो जमा करा दियो। ये हो गया फिक्स सम मेथड। 35 और 35 ये ज़्यादा हो गया? अगर हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा हो गया कि मेरी बात सुनो, ये 35% ऑफ व्हाट? ऑफ पिछला क्वार्टर, 35% ऑफ पिछला क्वार्टर, 35% ऑफ पिछला क्वार्टर। हाँ, ये हो सकता है भी पिछले क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਰੰਟ क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਘਟ ਗਈ। इन दैट केस ये हो जाएगा भी यार पहले 2 महीने के लिए तो 35 ही करवाना पड़ेगा। थर्ड मंथ के लिए बात ये बनेगी कि यार पहले 2 महीने ज़्यादा करवा रखे हैं तो बच गया, तो आपका ये अमाउंट कैश लेजर में पड़ी रहेगी, ई कैश लेजर में। अब जब ई कैश लेजर में पड़ी है तो आपकी मर्जी है, या तो वो अगले महीने सेट ऑफ करवा लेना या फिर उसका रिफंड ले लो, चॉइस। ठीक है जी। लेकिन अगर सेल्फ असेसमेंट, अगर ऐसा भी हो ना कि सेल ड्रास्टिकली कम हो गई, तो आप सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे टैक्स भर दो। अगर सेल ड्रास्टिक कम होगी तो आपको पता ही होगा कितना टैक्स बनता है पे करने वाला, तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस के ऊपर पे कर दो। तो ये भी सरकार ने ऑप्शन रखी हुई है। इसमें क्या करना है? पहले महीने और सेकंड महीने खुद से असेस करो। खुद से कैसे असेस करोगे? गेस करना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, गेस करना ITC मेरा अवेलेबल कितना होगा और यूटिलाइज कितना हो पाएगा, जो बैलेंस इन कैश बचेगा ये कैश वाली अमाउंट जमा करवा दो उठा करके। 35% भी जमा कराना ऑफ व्हाट? ऑफ कैश पेड इन प्रीसीडिंग क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में कितना टैक्स कैश में पे किया, ਉਹਦਾ 35% अपन ने फिक्स सम में जमा करवाना है। डाउट ये आएगा कि सर फिक्स सम में क्या पता हम पिछले क्वार्टर में QRMP ना और मंथली लेके बैठे हो। अगर आप पिछली क्वार्टर में मंथली लेके बैठे हुए थे, तो जो लास्ट महीना निकला है ना, जैसे कि आपका अगर दिसंबर वाला, ये मार्च वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो मार्च वाले क्वार्टर के लिए जो लास्ट महीना निकला है ना, वो दिसंबर का निकला है। दिसंबर की इंडिविजुअल रिटर्न है एक महीने की, अगर हाँ तो जितना दिसंबर में जमा कराया था उसका 100% सेम अमाउंट। बेसिकली आप ये ध्यान रखना यार, आप 1 महीने का जमा कराना है, 1 महीने का पुराने बेसिस से कटना है। जब पुराना आप क्वार्टर चक लिया तो 1/3 करता, जब पुराना 1 महीने नहीं चक्या फिर 100% करता। तो अगर आपने पिछले क्वार्टर में
QRMP ले रखा था तो 35% जमा कराना है। पिछले क्वार्टर में अगर आप मंथली थे तो 101% जमा कराना है। और व्हाट इफ पिछले क्वार्टर में आप अनरजिस्टर्ड थे तो कोई टैक्स ही नहीं जमा कराया, तो फिर फिक्स सम लग नहीं पाएगा। कहते हैं फिर आपके पास ऑप्शन है सिर्फ सेल्फ असेसमेंट। तो QRMP के सारा समरी वाला पेज हो गया। चले आगे। तो फिक्स सम और सेल्फ असेसमेंट मंथ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लिए देता है, थर्ड के लिए कितना जमा कराना है, जो भी आपका बैलेंस बचेगा। और अगर 3 मंथ का एग्रीगेट एक्सेस पेड हो गया तो रिफंड भी ले सकते हो या नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर आगे ब्याज की बात। अब ब्याज का क्या सेप है। ब्याज देखो कब कब लगेगा। एक, GSTR3B अगर डिले होती है तो उसका ब्याज तो हम पहले ही पढ़ हटे। GSTR3B अगर लेट होगी तो उसका ब्याज पढ़ हटे, या फिर GSTR3B में कोई सप्लाई मिस होगी तो उसका ब्याज पढ़ हटे। इसके अलावा PMT06 भी क्या था, टैक्स पे करने कब पे करना होता है, 25 तारीख को। तो 25 तारीख की बजाय अगर आपने डिले फाइल किया 29 तारीख को फाइल किया तो ब्याज लगेगा। हाँ, कितने दिन का लगेगा, 4 दिन। 25 + 4 कर लेना बस, 29। तो 4 दिन का ब्याज लगेगा। कितनी अमाउंट के ऊपर लगेगा, पीरियड पता लग गया। रेट 18% ही है। प्रिंसिपल कितनी अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो कहते हैं जितना भी आप इस फॉर्म में जमा करा रहे हो उतने अमाउंट के ऊपर टैक्स पेड इन PMT06। जितना भी जमा करा रहे हो PMT में 35% या फिर सर्विसेज जेड़ा भी जमा करा रहे हो वो उत्ते लग जू बेसिकली। 4 दिन डिले कर लगे, जितना जमा कराने लगे उत्ते 18% का ब्याज 4 दिन का। जो मैंने बोला ना 4 दिन, तो आप पता क्या करोगे। लेट्स से फॉर्म PMT06 में आप 18,000 जमा करवा रहे हो, 18,000 का 18% इंटू 4/365 करना है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पार्ट को फुल मान लो एक्सेट्रा, ऐसा कुछ। इनकम टैक्स में 234 ABC किया आपने, एडवांस टैक्स का ब्याज सिलेबस में है ये 234 ABC। वहाँ पे राउंड ऑफ मारते होते हैं, पार्ट को फुल मान लेते हैं एक्सेट्रा। GST में कहीं पे भी पार्ट को फुल नहीं मान रहे। हाँ, वो एक जगह मान रहे थे, सेक्शन नंबर 18 ITC की जो गल आ रही सी कितना अवेल करना है कितना रिवर्स करना है, उदो एक दिन लैब्स ਨੂੰ ਵੀ पूरा मान रहे सी। पर जो ब्याज कटना होगा ना वो पूरे सारे थां ते प्रिसाइज ही कटना है। मतलब ये पॉइंट में अगर आएगा तो उसको नियरेस्ट राउंड ऑफ मार देना बस, नियरेस्ट 1 रुपये राउंड ऑफ। मतलब कितना आ गया एग्जैक्ट, कैलकुलेटर देखियो। 18% 4/365। अच्छा, अपना पेपर कब होगा, 2026 में होगा ना। 26 नॉट अ लीप ईयर, छोड़ो। कितना आ गया ये, मतलब आए होंगे भी जो कोई साल अपना लीप ईयर है तो इतने 366 चकना याद नाल। वो भी चेक करना भी वो पीरियड केड़ा चक्की जन्ने आप 1 अप्रैल तो 31 मार्च 24। 35.50 आ गया ना, तो उसको नियरेस्ट राउंड ऑफ मारेंगे तो 36 बनेगा। लेकिन अगर ये 35.40 होता तो आप आंसर देके आते कि 35 रुपये का ब्याज, नियरेस्ट राउंड ऑफ। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेगा, लेटेस्ट ईयर बोलता होता है, तो उसमें लीप ईयर नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। तो हम क्या बोले, एक ब्याज 3B डिले का, 3B डिले का ब्याज आप ऑलरेडी पढ़ हटे, वही सेम लगेगा। कौन क्या था वो 3B का ब्याज, कि अगर आपने 3B डिले करी तो ब्याज लगेगा। अगर 3B डिले करी तो किस अमाउंट के ऊपर ब्याज लगता होता है, 3B डिले करने के ऊपर किस अमाउंट के ऊपर ब्याज लगता होता है, पेबल इन कैश नेट ऑफ करके ITC माइनस करो। ITC केड़ा अवेल की यूटिलाइज्ड माइनस ई कैश लेजर में जो अमाउंट पड़ी है प्रोवाइडेड हो कब से पड़ी हो, रिटर्न की ड्यू डेट। 3B की जी ड्यू डेट एक्चुअल बनती सी वो वाली ड्यू डेट तो लेके जिदन एक्चुअल ਦੇ 3B फाइल कर लगे उदन तक बैलेंस पे आओ, जितना बैलेंस पे आओ माइनस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने 3B में कोई सप्लाई मिस कर दी तो 3B में अगर कोई सप्लाई मिस कर दी तो जो आउटपुट टैक्स बनेगा ग्रॉस वाला उसके ऊपर ब्याज पे करना है। कब से कब तक, 3B दी ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। ठीक हो गया।
व्हाट इफ फॉर्म पीएमटी, देखो ये जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है ना, वो ये लिखा है कि फॉर्म पीएमटी 06 डिले फाइल्ड, मतलब 25 को फाइल करनी थी लेकिन फाइल कब करी, 29 को। थर्ड में ये लिख रहा हूँ फॉर्म पीएमटी 06 में लोअर अमाउंट शोन, लोअर अमाउंट शोन मतलब हमने इस क्वार्टर का जब पूरा महीना निकला, पूरा महीना निकलने के बाद हमने ये चेक किया कि पहले महीने का कितना बंदा सी टैक्स वर्सेस तुसी कितना भरिया, बंदा कितना से तुसी कितना भरिया। अब अगर मेथड हुआ फिक्सम, फिक्सम में हम क्या कर रहे थे, रफ ही भर रहे थे 35% टेंटेटिव, तो क्या बट ऑब्वियस ही है कि ये फर्क निकलेगा ही। तो क्वार्टर एंड पे जाके एग्जैक्ट कैलकुलेशन कराएंगे फॉर अ मंथ और आपका 35% लमसम पर है तो डिफरेंस निकलेगा ही, क्या ब्याज लगेगा, तो द आंसर इज नो। ये 35% रफ जमा कराने तो सरकार ने बोला था, हमने करवा दिया, तो इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, अगर फॉर्म पीएमटी 06 में ये बाद में पता लगा कि कट अमाउंट दिखाई है लोअर, तो ब्याज कैसे लगेगा। अगर मेथड आपका फिक्सम तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, जब सरकार ने जितना मांगा हमने उतना दिया, नो ब्याज। लेकिन अगर मेथड निकला सेल्फ असेस, फिर ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, कितनी अमाउंट पर, वही ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शॉर्टफॉल, कब से कब तक, उन्हें तो दिमाग ला के दसियो कब से कब तक। क्या 3B चल रही है, 3B का डिले चलेगा, सॉरी 3B के डिले में हमने वो पढ़ा था ना कि अगर सप्लाई मिस होगी तो उसका क्या करना है। 3B ਦੀ डिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਕਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 3B ਲੇਟ ਭਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 3B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, जैन फेब मार्च 18 लाख 18 लाख 18 लाख 18 3 54 लाख हो गया। 54 लाख का आपका टोटल क्या है, ये ज़्यादा कह दिया शायद मैंने, आउटपुट टैक्स 54 लाख कह दिया मैंने। आउटपुट टैक्स कितना बनता है आपका 54, लेकिन आपने जनवरी के लिए 18 ना जमा करवा करके सिर्फ 13 लाख जमा करवाया था। तो इसकी बात कर रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਘੱਟ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਮਟੀ 06 ਭਰਨੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 13 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਭਰੀ, 13 ਲੱਖ वाली भरी कितने ਆਪਾਂ 29 फरवरी, तो 4 दिन का तो ये ब्याज लगेगा। जो 4 दिन का ब्याज लगेगा वो कितनी अमाउंट के ऊपर लगेगा, कितनी अमाउंट के ऊपर लगेगा, 18 या 13, जिन्ना जमा कराया। क्योंकि है ना यार 29 तरीक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਪੀਐਮਟੀ 06, तो सरकार कहते जिन्ना जिदन भरन लगे हो उदन ही ब्याज दे दो, उदन का पता ही नहीं भी 18 लाख निकलूगा। 18 लाख कदों पता लग गया, ये तो जो 3B भरी उदों पता लग गया, पूरे क्वार्टर एंड होने तो बाद। सरकार कहती 29 तरीक ਨੂੰ जिन्ना टैक्स जमा कराने लगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ब्याज दे दो, ठीक हो गया। तो 13 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ब्याज गया ये 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। जनवरी का जमा कितना कराना ਸੀ लेकिन 18, शॉर्टफॉल कितना है 5, ਹੁਣ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ करो तो कदों तक ब्याज लगेगा, करो तो शुरू करिए ब्याज, 25 तो शुरू करिए 29 तो शुरू करिए, क्योंकि 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, 18 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, तो ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। 25 फरवरी तो लगे करो तक 3B डेट फाइलिंग, 3B जब भी फाइल हो, समझ में आ गई। तो ब्याज वाला सीन ही है। अभी मेरी बात सुनो, वैसे बात बताता हूँ, पेपर औखा किवें हुंदा है ना, हुण ब्याज के उत्ते हाल तक कोई क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन पता जलूस कढ़ देंगे, पता नहीं लगना। तो मतलब पेपर औखा तो सौखा इसे दी मर्जी है, जो मर्जी ये फट चक सकते, वधो वध पढ़ के जाओ एटलीस्ट भी, जो पढ़िया हुआ ना, बस यही कहना होंगे मैं, थोड़े सामने चीज़ा अगर ऐसे ने देतियाँ वो तो अपना काबू होवे, उदों इलावा नवा की बन सकता, किवें बन सकता, यू नैवर नो, नो वन नैवर। जिवें लॉ के पेपर के लिए कमेंट आ रहा सी ना भी अगर कोई बच्चा सोचता भी मैं 2 महीने होर पढ़ लेंदा शायद ज़्यादा बेटर कर लेंदा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो फेल करने से इसी ने कर ही देना है चाहे जिन्ने मर्जी। कल सेम अकाउंट्स का पेपर फाउंडेशन ही होया, बहुत औखा है, चिप कट
जीएसटी दी एंट्रियां जलूस कढ़ता, डेप्रीसीएशन का क्वेश्चन फिर जलूस कढ़ता, सम ऑफ ईयर का छोटा मोटा तो बच्चे तो हैंडल नहीं होंदा, 3 मशीना पाती, रीअसैसमेंट करती लाइफ दी, बैक डेट तो चलाना है, प्रोविजन भी है, डिस्पोजल भी है, बच्चा इन्ना कितने हैंडल करता है यार। धक्का वा था 8 नंबर का क्वेश्चन आया गुडविल का, वो 4 बारी 1 साल च 4 बारी बंदा एडमिट करा रहा रिटायर करता, एडमिट करा रिटायर करता, 4-5 गुडविला दे रखी है, जवाब नहीं बंदल नहीं है यार। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਵੇ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਰੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ 40-50 ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ। FM ਚ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੈ, 3-3 ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ, ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਟੈਸਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। डिविडेंड पे आउट रेशो जो बच्चा समझ गया, वैसे वो डिविडेंड पे आउट रेशो भी नहीं कटनी, डिविडेंड की अमाउंट कटनी है। उन 3 जवाब से अपने 3 जवाब चो विवेक तक क्लिक कर गया, डिविडेंड पे आउट रेशो कट के डिविडेंड की अमाउंट कट गया, ईपीएस क्योंकि ईपीएस निकलता सी क्वेश्चन च, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਉਵੇਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਭਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ROI ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਔਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। और डिविडेंड पे आउट रेशो ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ 2000 ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਜ ਤਾਂ ਚਲੋ हैंडल करना औखा है, पर ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, 5 ਕੇ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕਾਹ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਹੀ, ਬਚਾ ਭੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ईयर 0 ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, तो ब्याज आपके 3 है मेरे, या तो डिले इन फाइलिंग 3B, ये जो पहले बढ़ के आया है ना वही है सारा सेम, ठीक हो गया। फिर डिले इन डिपॉजिट ऑफ मंथली पेमेंट, मतलब डिले इन PMT 06, डिले इन PMT 06, अगर PMT 06 आप लेट फाइल करी है तो ब्याज देना पड़ेगा कितने दिन के लिए, जितने डेज ऑफ डिले है, कितनी अमाउंट के ऊपर, जितनी अमाउंट एक्चुअली पेड है, एक्चुअली पेड के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है कि जितना जमा कराना चाहिए था वर्सेस जितना जमा करवाया, मतलब 18 जमा करवाना चाहिए था और 13 जमा करवाया, तो शॉर्टफॉल कितने का, 5 लाख का। तो 5 लाख के ऊपर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, डिपेंड करता है सर मेथड कौन सा है। अगर तो मेथड है फिक्स सम तो नहीं लगेगा, अगर मेथड है सेल्फ असेसमेंट तो लगेगा। फिक्स सम में क्यों लगेगा, सरकार ने कहा था ना 13 लाख जमा कराओ 35% के हिसाब से, हमने 13 लाख जमा करा दिया 35% के हिसाब से, दोनों ब्याज। लेकिन सेल्फ असेसमेंट में अगर हमने खुद से 13 लाख जमा करवाया तो ब्याज लगेगा 5 लाख के ऊपर। अब 5 लाख के ऊपर कब से कब तक लगेगा, तो ये 5 लाख कब जमा करवाना चाहिए था, 25 तारीख को जमा करवाना चाहिए था, तो 25 फेब से लेकर के जब एक्चुअल में आप 3B फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट दैट इज 25 से लेकर के टिल डेट ऑफ 3B फाइलिंग, ब्याज हो गए तीनों आपके क्लियर। फिर आ गया IFF क्या चीज़ है भाई, सप्लायर ने, जिस बंदे ने सप्लायर ने QRM पे ऑप्ट कर रखा है और वो चाहता है अपने रेसिपिएंट को IDC पास ऑन करवाने को, तो वो अपनी IFF फाइल कर सकता है। कब फाइल करनी होती है IFF भी, 13 तारीख को। QRMP वाले बंदा ना GSTR 1 भरे या IFF बने, दोनों 13 तारीख को भरेगा। इसमें एक और बात की है
कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी फर्निश कर सकते हैं आईएफएफ में। इसके अलावा क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्यूमुलेटिव मतलब जिन्ने भी इनवॉइसेस फर्निश करोगे एक आईएफएफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਈਐਫਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈਐਫਐਫ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈਐਫਐਫ ਫਿਰ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਭਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 70 ਦੀ ਭਰ ਦੋ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 50 ਦੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। आईटीसी पास ऑन नहीं करा सकते, जीएसटीआर 1 च भरियो। मेरी बात सुनना एक ध्यान से, आईएफएफ और जो टैक्स जमा कराना है पीएमटी 06 इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई लिंक नहीं है इनका। इसका मतलब पता क्या हुआ, जनवरी के महीने आप 70 लाख की B2B सप्लाई करती, आईटीसी कितना पास ऑन करा सकते मैक्सिमम 50 लाख का। पर अगर पर फ्रैशर रजिस्टर हो रहे हैं, सैल्फ असैसमेंट चूज करना है, हूँ सैल्फ असैसमेंट के जो टैक्स भरना सरकार को, वो 50 लाख के उत्ते भरना, 70 लाख के उत्ते भरना है, वो 70 के उत्ते भरना है, क्योंकि आपस कोई लिंक नहीं है। हूँ बच्चा सोचने है, सोच सकता है मैंने तो आईएफएफ में 50 दिखाया तो मैं तो टैक्स 50 का ही भरूंगा, नहीं 70 का जाएगा वो तो पीएमटी 06 साढ़ा आईएफएफ हटा है, इन्होंने दोनों का आपस कोई लेन देन नहीं है। कहते क्यूआरएमपी जो एक बार ऑप्ट कर लिया ना, बाय डिफॉल्ट चली चलूगा क्यूआरएमपी, जो तो लगे बाहर आना बाहर आओ। मतलब ये नहीं है भी हर महीने जाके सरकार ने दसो क्यूआरएमपी क्यूआरएमपी क्यूआरएमपी, ऐसा नहीं है। एक बार क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया, क्यूआरएमपी चलता रहेगा। क्यूआरएमपी से बाहर आ गए तो बाहर ही चलता रहेगा, रेगुलर में चलता रहेगा। तो बार बार हर महीने हर पीरियड में करने की लोड नहीं होती। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कोई भी रिटर्न अगर मिस मारते तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। पहली बात, किसी भी महीने की आपने अगर जीएसटीआर 1 नहीं भरी या 3 भी नहीं भरी, कोई भी एक रिटर्न मिस मारी तो अगले रिटर्न नहीं भर सकते। क्या तुमने 1 नहीं भरी तो 3 भी नहीं भर सकते, 3 भी नहीं भरी तो अगले महीने 1 नहीं भर सकते। एक रिटर्न मिस मारी तो दूसरी रिटर्न नहीं जान देनी। फाइलिंग ऑफ आईएफएफ भी ब्लॉक कर देंगे या 1-3 भी ब्लॉक कर देंगे। कब, अगर आपने कोई भी एक क्वार्टर की या एक मंथ की रिटर्न। बट शॉर्ट बात यह है, एक रिटर्न अगर नहीं भरी तो अगले नहीं भरना। मतलब ये चाहे भी हो गया, अगर क्यूआरएमपी वाले बंदे ने 3 भी ना भरी ना, अगले महीने की आईएफएफ भी नहीं भरन देवांगे। लेकिन अगर उन्हें आईएफएफ ना भरी फिर अगली बार 3 भी ना भरन दी है, अगर उन्हें वो ऑप्शनल है वो चलेगा। लेकिन 3 भी ना फाइल करी तो आईएफएफ नहीं फाइल करने देंगे, वो ऐसा है। फाइलिंग ऑफ आईएफएफ ब्लॉक कर देंगे, 1 या 3 भी ब्लॉक कर देंगे अगर आपने कोई भी एक रिटर्न ना भरी तो। ठीक है जी। ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे कब, जब आपने कोई भी 2 रिटर्नें ना भरी हो। 2 रिटर्नें कौन सी, रेगुलर बंदा है तो 2 मंथली 1 और 3 भी ना भरी हो, क्यूआरएमपी बंदा है तो 2 क्वार्टर की 1 और 3 भी ना भरी हो, कॉम्पोजिशन वाला बंदा है तो 2 सीएमपी 08 ना भरी हो। ठीक हो गया। कोई भी 2 अगर नहीं भरियाँ तो ई-वे ब्लॉक, केड़ी 2 जी भी बननी है। रेगुलर बंदा है तो 2 1 ना भरी हो या 2 3 भी ना भरी हो। ऐसा नहीं कहना कि 1 और 3 भी नहीं भरी, देखो 2 रिटर्नें होगी बंद, मतलब 1 महीने का डिफॉल्ट ही है वो नहीं, 2 महीने का डिफॉल्ट बेसिक। फिर आगे जीएस नंबर कैंसिल कर देंगे कब, जब 6 महीने का दिक्कत करी हो बंदे ने। 6 महीने मतलब 2 क्वार्टर 6 महीने हो गए या 6। और जीएसटी नंबर कैंसिल करने वाला सीन थोड़ा हार्श हो गया ना। ई-वे बिल चलो फिर भी छोटी पनिशमेंट है, ये बड़ी पनिशमेंट होगी। बड़ी पनिशमेंट बड़े डिफॉल्ट के ऊपर, बड़ा डिफॉल्ट टैक्स ना पे करना 3B वाला, छोटा डिफॉल्ट 1 और 1 ना भरना भी एक छोटा डिफॉल्ट है, तो छोटी पनिशमेंट ई-वे बिल ब्लॉक, बड़ी पनिशमेंट बड़े डिफॉल्ट के ऊपर। और कॉम्पोजिशन में जीएस नंबर बंद कब होगा, जब आपने 3 महीने का डिले कर दिया फ्रॉम द ड्यू डेट। चले आगे, मिसमैच ऑफ द रिटर्न, ये बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन में आ जाता होता है। मिसमैच ऑफ रिटर्न, ये क्या सीन है। जीएसटीआर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिटेल भरते आउटवर्ड सप्लाई ਦੀ, ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ। जीएसटीआर 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 1 ਚ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ आउटपुट टैक्स ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਿੱਚ। तो कुल मिला करके 1 में दिखाई हुई आउटवर्ड सप्लाई और 3 में आउटपुट टैक्स जो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर उठाया है वो सेम ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि 1 तो ज़्यादा भरती, 3 भी जो टैक्स पर दीवारी है वो घट दिखाता, तो गलत कर रहे हो ना। 1 ज़्यादा भरती मतलब रेस्पेंड आईटी ज़्यादा पास करा था, 3 भी घट भरी, 3B में आउटवर्ड सप्लाई घट भरी मतलब आउटपुट टैक्स घट भर रहे हो, मिसमैच हो गया ना। तो सरकार कहती है अगर ये मिसमैच होगा किसका, 1 और 3B की आउटवर्ड सप्लाई का,
आपको पोर्टल इंटीमेशन देगा, दे भी सकता, नहीं भी, मर्जी है उसकी। अगर उसने इंटीमेशन दे दिया आपको कि ये क्या कर रहे हो, नोटिस दे दिया, तो टैक्सेबल पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इस इंटीमेशन का रिप्लाई देना पड़ेगा कि अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका रीजन बताओ, या फिर टैक्स पे कर दो। या तो रीजन बताएगा टैक्स पेयर, या फिर टैक्स पे कर देगा। जब तक ये रीजन और टैक्स पे नहीं करता, अगले रिटर्न नहीं भर सकता वो बंदा। क्या समझे? जीएसटीआर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ, जीएसटीआर 3 ਵਿੱਚ ਆਊਟਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਹਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਭਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 7 days 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ जीएसटीआर 1 ਜਾਂ AFF ਆਪਣੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਰਿਟਰਨ ਬਲੌਕ। ਇੱਕ डिफरेंस आया। दूसरा, रेसिपेंट ने क्या किया, 2 ਵਿੱਚ आईटीसी ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, 3 ਵਿੱਚ आईटीसी ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। आईटीसी ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ रेसिपेंट नहीं करना होगा 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ डिफरेंस एक्सप्लेन करे या फिर टैक्स भरे। 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 1 ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, प्लस प्रोसीडिंग चलावांगे, या तो सेक्शन 79 या 73 चले आगे। ये मिसमैच ऑफ द रिटर्न आ गया। फिर आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। ये ना जीएसटीआर 1A नया लेके आए हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जीएसटीआर 1, 2B, 2B, 3B। अब नया सेपा क्या आ गया, जीएसटीआर 1A अमेंडमेंट। लेटेस्ट आपकी बुक में तो होगा ये, बस थोड़ा पहला सी, पर ये हाल तक पेपर नहीं पूछा कि तहत किया जी, सितंबर भी नहीं आया, मई भी नहीं आया, क्या पता जनवरी में आया। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर Jan 26। एरर फाउंड इन सम टैक्स पीरियड। कहते हैं आपने क्या कर दिया, जीएसटीआर 1 में गलती करती। गलती क्या करनी होती है कि आउटवर्ड सप्लाई घट दिखाती बेसिकली। तो अगर उन जीएसटीआर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ गलती होगी कोई भी, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਚ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ जीएसटीआर 1A ਭਰ ਦਿਓ। 1A, A फॉर अमेंडमेंट, जीएसटीआर 1 अमेंडमेंट A, याद रह जाएगा। और तो क्या है, सप्लायर कैन फाइल जीएसटीआर 1A प्रोवाइडेड दैट उसने अभी तक 3 भी नहीं भरी फॉर द सेम टैक्स पीरियड। अगर 3 भी भरती फिर तो ये महीना तो निपट गया, अगले महीने देखांगे, बस इतना ही है। लेकिन एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या कि फ्रॉम ना जीएसटीआर 1A इज अवेलेबल टू बी फाइल्ड। जीएसटीआर 1A किस पीरियड में फाइल कर सकते हो, कब से कब तक? ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1 या एक्चुअल जीएसटीआर 1 विच एवर इज लेटर। मतलब जिन तक जीएसटीआर 1 नहीं भरी 1A नहीं भर सकते। मतलब 1 ਦੀ ड्यू डेट कितनी होंगी अपनी, 10 के 11 कि 13, बोल गए 11, 11 या 13, 11 या 13 रेगुलर बंदा है QRMP वाला। उस बंदे ने क्या किया, 1 8 तारीख को भर दी, तो 1A कब से भर सकता है, 8 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद? तो कहते 11 तारीख के बाद। लेकिन उसने अगर 8 तारीख को ना, 11 तारीख को नहीं, 14 तारीख को भरी, तो 1A कब, 14 के बाद। जीएसटीआर 1 भरती या फिर 1 ਦੀ ड्यू डेट विच एवर इज लेटर, तो बाद भरनी शुरू कर सकता है, लेकिन 3 भी तो पहला कंसेप्ट ये है भी, अगर जीएसटीआर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, जीएसटीआर 1A प्रोवाइडेड दैट 3 ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ 1A ਕਦੋਂ ਜਾਊਗੀ, 1A ਕਦੋਂ ਜਾਊਗੀ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ 1 ਦੀ ड्यू डेट नहीं आई, तो 1 ਦੀ ड्यू डेट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਗੀ। और अगर 3 भी चली गई फिर अगले महीने आ जाओ मेरे, अगले महीने की जी जीएसटीआर 1 जो होगी वो अमेंड करो। कदों तक, मान लो जुलाई की गलती है, जुलाई के पीरियड की गलती जो जुलाई की 3 भी जाएगी उससे पहले रेक्टिफाई करो। अगर नहीं करा तो उसके बाद किसी और 1 में करना। बाद कदों तक कर सकते रेक्टिफाई, कहते 3 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न, 3 नवंबर या एनुअल रिटर्न, तब तक रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद रेक्टिफाई नहीं करने देंगे। बस ऐसे कि अगर टैक्स भरना हुआ तो अलॉन्ग विद ब्याज लेंगे, पेनल्टी लेंगे, और अगर रिवर्स करना हुआ तो फिर से ब्याज लेंगे, और अगर आपने आईटीसी वगैरह लेना हुआ तो लैप्स कर देंगे।
तो बस ये है कि बाद में अगर मिला तो क्या करोगे, कब तक ले सकते हैं, पहले अगर मिला तो वन ए कब से कब तक इस बीच में फाइल कर सकते हैं। फिर आ गया लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। रिटर्न लेट फाइल करते हो तो लेट फीस कितने लगेगी, 50 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले लगेगा। एक दिन दे 50 रुपये लगेंगे, मतलब 50 दिन डिले है तो 50 × 50 कितना हो गया आपका 2500, 2500 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आपकी एग्री रिटर्न हो 1.5 करोड़ तो मैक्सिमम कितना लगेगा 2 साल। वैसे 50 रुपये पर डे ऑफ डिले, जितने 2 टच होगा तो 2000 मैक्सिमम, जो 2 टच नहीं होया घट है तो 50 रुपये दिन के हिसाब नाल, तो 50 रुपये दिन के हिसाब से, या फिर मैक्सिमम 2.10। 2.10 स्टैंड फॉर अप टू 1.5 करोड़, अप टू 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़। ना 1.5 5 के में याद रखोगे, जीएसटी लॉ में यही तो लिमिट्स है आपकी। अप टू 1.5 करोड़ कॉम्पोजिशन, अप टू 5 करोड़ QRMP, 5 करोड़ से ज़्यादा बड़ा बंदा, तो 1.5 5 यही लिमिट याद रखनी है। छोटा बंदा मीडियोकर और बड़ा बंदा 2 5 10। वैसे आपका डिले लेट फीस कितनी है 50 रुपये ऑफ डिले। रिटर्न लेट पर होंगे तो पेनल्टी। ਹੁਣ मेरी गल सुनियो ध्यान नाल, या तो 1 लेट हो सकती है 3 भी लेट हो सकती है ना। अगर 1 लेट हुई लेट फीस लगोगी, यस। इंटरेस्ट लगूगा 1 में इंटरेस्ट, GST 1 लेट भरी तो इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि ये टैक्स ही नहीं भर रहे। लेकिन 3 भी लेट फाइल की तो लेट फीस लगोगी, यस। इंटरेस्ट लगूगा, यस। 1 लेट तो कली लेट फीस, 3 भी लेट तो दोनों लगेगी। ब्याज ਕਿਹੜੀ अमाउंट ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 18% ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ। ਲੇਟ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ 1 ਤੇ 3 ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਲॉ सेम है, मतलब दोनों का कितना 50 डेज ऑफ 50 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 3 ਵੀ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅੱਡ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੱਡ ਭਰਨੀ। 50 रुपये ਦਾ ਇੱਕ डिले, 50 रुपये ਦਾ पर डे ऑफ डिले। 4 दिन ਇਹ ਲੇਟ ਭਰੀ, 3 दिन ਇਹ ਲੇਟ ਭਰੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਡ ਲੱਗੂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਡ ਲੱਗੂ। 4 × 50 200 ਇਹਦੀ ਅੱਡ ਲੱਗੂ, और 3 × 50 150 इसकी अलग लगेगी। अब ये जो 200 है ये टोटल CGST SGST है, या 200 CGST अलग SGST अलग, तो 50 रुपीज़ इज टोटल। लेकिन अगर नील रिटर्न है तो उस केस में मैक्सिमम कितना आएगा 20 रुपये, और मैक्सिमम कितना आएगा उधर से 500। जब 500 आएगा मैक्सिमम तो इररिलेवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेटर नंबर। नील रिटर्न मतलब किसी पीरियड में अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई नहीं भी करी ना तो टैक्स तो भरना है नहीं ना, फिर भी 1 और 3 भी भरनी पड़ेगी। तो इन दैट केस GSTR 1 ਤੇ GSTR 3 भी दोनों नील रिटर्न किया जा रहा है। सेम लॉ GSTR 3 के लिए भी लगेगा। GSTR 4 लेट करते हो तो क्या सीन है, GSTR 4 के लिए भी सेम लॉ लगेगा। अप टू 1.5 करोड़ वाला, मतलब 50 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले, मैक्सिमम 2000, दैट इज ₹50 पर डे ऑफ डिले, मैक्स 2000। किसके लिए, GSTR 4 कॉम्पोजिशन वाले के लिए। रिटर्न इतना टाइम खा गया यार, गलत बात है। और अगर GSTR 9 डिले कर रहे हो तो लिमिट ही है यार, कितने की याद करोगे, छोड़ देना ये। मैं आपको बोलता होता ना मे स्किप, मेरी तरफ से में ही होता है। अब चैप्टर 2 SM में बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक्स है स्टार्टिंग में। अपन ने मे स्किप लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CA में क्या ही पूछेंगे, और पिछले 4 सालों से पूछा भी नहीं, शायद कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट। यार वो बच्चों वाला काम है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टडी वाला, वो एस इंटर में पूछा भी नहीं कभी 4 सालों से, इस बार पूछ लिया 5 नंबर का क्वेश्चन। क्या कुछ याद करोगे, हाल ही कोई नहीं। GST प्रैक्टिशनर मेरी तरफ से मे स्किप है, आज तक कभी नहीं पूछा गया, और इम्पोर्टेंस भी है नहीं। ये क्या सीन है, ये चार्ट रिवाइज हो गया आपकी बुक में, देखियो रिवाइज ही है ना, ये वाली वैल्यू है ना 1 लाख वाली, 1 लाख ही है ना, ये अपडेट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। अभी तक कभी पूछा नहीं गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है।
और ये अमेंडमेंट हुई है इसमें। पहले ना सौखा था काम, पहले ये चार्ट दो जगह अप्लाई होता था, दोनों जगह सेम लिमिट्स, अभी लिमिट्स चेंज कर दी, उधर 2.5 लाख है, इधर 1 लाख है, बाकी का नहीं सेम है। क्या सीन है ये? GSTR 1 में हमने कौन सी डिटेल देनी होती है? आउटवर्ड सप्लाई की। उन आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल देनी हो, तो मतलब कि ये इनवॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਕੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਦਾ HSN ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਦਾ GST ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ डिटेल ये हम कल्ले कल्ले इनवॉइस की एडेड होंगी है ना। तो सर जब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है GSTR 1 में, तो कल्ले कल्ले इनवॉइस की डिटेल दी है, ये सारे इनवॉइस इकट्ठे करके दस दिए कि 50 बंदियां 50 लाख का माल बेचा। हाँ होगा उसमें, टेस्ट में होगा, पेपर में ICA का तो नहीं कभी आया अभी तक। इंटर में क्या चीज़ है क्वेश्चन भी, जो आप डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देनी है वो इनवॉइस, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जब देनी है वो इनवॉइस वाइज दी है कि इकट्ठी करके दे दी है, हाँ क्वेश्चन है। क्या कहते चेक करो, अगर तो रेसिपेंट B2B है, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, B2B का मतलब क्या हो गया, रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है फिर तो यार गली गली देनी पड़ेगी, क्योंकि बट ऑब्वियस कल्ले कल्ले बंदे की 2B में बुलवाना भी तो है, तो इंडिविजुअली जाएगी। लेकिन अगर रेसिपेंट कौन है, अनरजिस्टर्ड, उन्होंने बाला इंपॉर्टेंट तक की है, फिर तो सरकार की मर्जी है कि मर्जी कर लो। सरकार की मर्जी क्या बोलती है, इंटर या इंट्रा, अगर तो इंट्रा विद इन स्टेट है तो ज़्यादा टाइट नहीं है, लीनेंट लॉ है, लीनेंट लॉ क्या बोलता है, इकट्ठा कर दो, रेट वाइज कंसोलिडेट कर दो, सिंपल। रेट वाइज कंसोलिडेट मतलब बस यही दस दो 5% वाली कितनी आउटवर्ड सप्लाई है, 18% वाली कितनी है, 40% वाली कितनी है, रेट वाइज कंसोलिडेट कर दो। कब? जब इंट्रास्टेट। लेकिन जब इंटरस्टेट बनेगी ना तो हम चेक करेंगे इनवॉइस की वैल्यू क्या 1 लाख से एक्सीड करती है, इनवॉइसेस मोर देन 1 लाख, अगर मोर देन 1 लाख है स्पेसिफिक दिखाओ, अप टू 1 लाख है तो क्या करो, इकट्ठे कर दो। लेकिन जब इकट्ठे करने लगोगे ना तो यहाँ पे स्टेट वाइज और रेट वाइज इकट्ठे करना, मतलब 5% वाले हरियाणा के अलग दिखाना, राजस्थान के अलग दिखाना, स्टेट वाइज और रेट वाइज, उधर कर ला स्टेट वाइज रेट वाइज, इधर स्टेट वाइज और रेट वाइज। बताना क्या पढ़े हम, ईच इनवॉइस का, इनवॉइसेस 1-1 लाख वाले, ईच इनवॉइस चेक करेंगे। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ GSTR 1 ਜਾਂ ਫਿਰ GSTR 1A ਦੇ ਵਿੱਚ 1A ਕਿਹੜੀ ਸੀ, क्या GST लॉ में रिवाइज रिटर्न पॉसिबल है? आंसर इज नो। रिटर्न रिवाइज करना और रिटर्न अमेंड करने में फर्क होता है क्या? यस। रिटर्न रिवाइज करना मतलब ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਟਰਨ ਰੀਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, मतलब पुरानी रिटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करोगी, दैट इज अ रिवीजन ऑफ द रिटर्न। इनकम टैक्स में रिवीजन ऑफ द रिटर्न होती है। GST में क्या होता है, पुरानी रिटर्न जी फाइल करती है वो भी रहूगी, एडिशनल जी 1A भरांगे वो इन एडिशन हो टू 1 होगी, मतलब पुरानी तो ਰਹੂਗੀ प्लस आ एडिशनल होगी, तो 1A ਦੇ ਵਿੱਚ 1 वाला ਕੰਮ नहीं भरना, सिर्फ एडिशनल भरना है। इनकम टैक्स की जो रिवाइज रिटर्न जाती है वो सिंपल रिटर्न वाला काम सारा भरना है प्लस चेंजेस। तो रिटर्न GST लॉ में कभी रिवाइज नहीं हो सकती, सिर्फ अमेंड हो सकती है। अमेंड भी वर्ड ना बोलो, आप यही वर्ड बोलो, रेक्टिफाई हो सकती है, बस गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। रेक्टिफिकेशन कैन बी डन, रिवीजन कैन नॉट बी डन। पता है क्या है, कल ना मैंने मतलब पेपर देख के आके ना घर पे एक बात कही, मैंने कहा मम्मी को मतलब भी ना ICAI एक्सपैक्ट करता है भी ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਟੱਪੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦਾ 5-10% ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परफेक्ट मतलब सब कुछ आंदा होवे, फिर किते जाके इक्का दुक्की चीज़ां बरीकियां। अब आप देखो बोले नहीं यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है,
मेरे को चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जब मुझे भी जवाब नहीं पता हो तो मैं भी इग्नोर मार के चल पड़ता हूँ आगे। आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हाँ, हूँ मैं पूछ लिया तो बोल पे बोलो। इनवॉइसेस मोर देन 1 लाख वाले जनरली वैल्यू सप्लाई देखना चाहिए, जनरली तो वही देखना चाहिए, लेकिन इनवॉइसेस वर्ड क्यों लिखा है इन्होंने चार्ट में? इनवॉइसेस मोर देन 1 लाख, इनवॉइस वैल्यू अगर 1 लाख दी गई है तो फिर इंक्लूडिंग जीएसटी, पर जनरली सारे कितने आप वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट जीएसटी लेने हैं तो ठीक ही है। हैं? मैंने पता होता मैं पहले ही दस दिंदा यार, लिखते ही नहीं मुझे में। मैं कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत मत्था मारा है। रूल 86B है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, IFF है ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਈਵੇ ਬਿਲ 'ਚ, ਈਵੇ ਬਿਲ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ जीएसटी देखना, ਹੋਰ ਕਿਤੇ इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं देखते। लिख लो वैल्यू सप्लाई, नहीं रहता कुछ बहुत है। विदाउट जीएसटी सारे कितने विदाउट है यार, जिथे विद जीएसटी जी आपकी बात गॉट इट, सही है आपकी बात। सेम गल ईवे बिल ते लाई। ईवे बिल का ये होता है कि अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड कर गई तो ईवे बिल जनरेट करना, अदरवाइज नहीं करना। तो उस केस भी 50,000 कदे एक्सीड कर जाएंगे कदे नहीं करांगे, सिर्फ टैक्स की वजह के नाल उत्थे विद टैक्स चकना है। तो जो तेरा वाला लॉजिक इतने खराब हो गया। सही है, मुझे ये बात बढ़िया लगती है कि ना रिजिड ना रहो बहुत ज़्यादा, फ्लैक्सीबल रहोगे ना बढ़िया है। फ्लैक्सीबल होगी ना, मतलब लॉजिक लभन की कोशिश करो, सूट बैठ जाए फाइन, नहीं बैठे गो विद द फ्लो। ये बच्चे रिजिड हो जाते हैं, जैसे हमारे वाला सर्कल था, हमसे सीनियर सर्कल था, वो रिजिड सी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो भी बात बात बने, मैं तो सीनियर्स भी रिजिड सी उड़ के रहंदे सी, लै गल ही नहीं बनी है। तो हम तो आगे निकलते नहीं, सरकार दी आपदी गल नहीं बनी, तुसीं की बनाओगे? वो मैं तो साल 1.5 साल बाद बने हैं। मैंने एक मुंडा आ रहा है ध्यान च मेरे, नाम नाम तो क्या लेंगे अभी, और मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ना FR ਦਾ ਲੈ ਕੇ, मैं क्या भी FR ਆਏ ਜੇ ਆਏ हैं, वो कहता नहीं आए नहीं आए होना चाहिए, आए नहीं आए हैं। मैं क्या यार की फर्क पैंदा है, चलने दो, कहता नहीं ऐसे क्या चलने दो। और चलो 1A में क्या पढ़ा था हमने कि जो GSTR 1 दी डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई देनी है, वो इनवॉइस वाइज चाहिए कि मल्टीपल इनवॉइसेस ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵॉइसेस ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ वैल्यू ऑफ सप्लाई 28 लाख, GST रेट 5%, टैक्स कितना बन गया इतना, रेसिपिएंट का नाम HSN कोड देने की लोड़ ही नहीं, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई देने की लोड़ ही नहीं। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक देने की लोड़ नहीं भी है, पर आ भी गई किमें आ गई, क्योंकि उन्होंने ये गल कही सी, अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हैं ना तो फिर की करना है, अगर इंटरस्टेट कर रहे हो तो स्टेट वाइज इकट्ठा करना है। स्टेट वाइज इकट्ठा करने का मतलब ही की है, वो यही है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है तो सिर्फ हरियाणा के इकट्ठे करो, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान कले राजस्थान के इकट्ठे करो, हरियाणा तो राजस्थान की 2 अड प्लेस ऑफ सप्लाई इकट्ठा नहीं करना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दसी गई, पर वो इंडिपेंडेंटली नहीं दसी गई, इकट्ठी करके दसी भी सारे की प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है तो इन्नी वैल्यू सप्लाई है। ये चाहिए सी, अगर रेसिपिएंट चेक करो रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस वाइज, अगर रेसिपिएंट कौन है अनरजिस्टर्ड तो चेक करांगे इंटर या इंट्रा, अगर तो है इंट्रा कंसोलिडेट, और अगर है इंटर तो हम क्या चेक करेंगे इनवॉइस वैल्यू, अगर 1 लाख से एक्सीड कर जाए तो बड़ी होगी तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, कंसोलिडेट नहीं करना, और अगर अप टू 1 लाख है तो कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन जब कंसोलिडेट करने जाएंगे स्टेट वाइज और रेट वाइज, GST रेट वाइज। क्वेश्चन हो गया। अभी ये वाला जो क्वेश्चन उठाया हुआ है ना, बहुत पहले आया था, वो 2018-19 में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया, 6 साल हो गए।
क्या पता, 600 साल से तो नहीं आया। अकाउंट रिकॉर्ड भी इकट्ठा ही निपटा दो। अकाउंट रिकॉर्ड क्या चीज़ है? हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट? किसने मेंटेन करनी है? सभी बंदों ने, हर रजिस्टर्ड पर्सन ने। कहाँ पे मेंटेन करनी है? एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, रख सकते हैं, ठीक है जी। डिटेल में क्या कुछ ज़्यादा ज़रूरी रखना, देखो देसी दिमाग लगा के वैसे लिख दो। जीएसटी में क्या क्या कुछ, एक तो इनको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी परचेज चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग तो क्वांटिटी प्रोड्यूस चाहिए। क्वांटिटी हो गया, फिर आईटीसी की डिटेल, आईटीसी अवेल्ड कितना, आईटीसी यूटिलाइज कितना, फिर आउटपुट टैक्स कितना बनता है आपका, बस ठीक है, वो तो इतना, वैसे ही देसी दिमाग लिख दो। अब कब तक रखनी होती है? 6 सालों के लिए रखनी होती है, लेकिन 6 साल नहीं बोलना आपने, कितना बोलना है? 72 महीने। 72 महीने कब से? ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर, जिस साल के रिकॉर्ड्स हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिकॉर्ड्स, इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या बनेगी? 31 दिसंबर 24। व्हाट इफ ये डिले हो गई? एनुअल रिटर्न डिले कर देते हैं ना कई बार, डेट एक्सटेंड कर देने। जो आईटीआर की डेट अभी 15 सितंबर थी, तो एक दिन का और डिले कर दिया 16 सितंबर। तो अभी सर ये ओरिजिनल ड्यू डेट लेनी है या रिवाइज ड्यू डेट लेनी है? रिवाइज्ड। तो अगर एक्सटेंड कर दी, 15 मार्च बन गई, तो 15 मार्च 25, तो 15 मार्च 25 से कितने महीने? 72 महीने। 72 महीने कहने की बात है, आप 6 साल ही जोड़ देना, तो 25 + 6 करेंगे तो 31 आ गया। तो 15 मार्च 31 तक बेसिकली आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनकम टैक्स में 8 साल का लॉ, एक है लॉ कंपनी एक्ट, एक है इनकम टैक्स एक्ट, एक है जीएसटी एक्ट, तीनों में लिमिट रखी हुई है। 10 साल के लिए फ्लैट रखेगी, इग्नोर मार के वैसी हारमोनियस सारे कंप्लाई हो गए, कर ले 8 साल। लेकिन आई तो स्यापा बंदा रहता ना, ओरिजिनल ड्यू डेट, रिवाइज ड्यू डेट, ये वो, इन्हें कितने मत्था मारता है कोई? अगले तो पिछले 10 साल ही रख लो, गल खत्म। 10 साल हो किमें देख लेंगे, 25-26 चली जाता है, चलो जी बस, सीधा 10 साल। इनकम टैक्स में 6 है, इधर भी 6 है, कंपनी लॉ में 8 होगा। ऑडिट जो 7 कितने है, क्योंकि ऑडिट इंडिपेंडेंटली तो कुछ भी नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट होगी मे बी, लेकिन ऑडिट के बुक्स के बारे में गल की नहीं जा सकती, वो तो क्रॉस रेफरेंसिंग कंपनी एक्ट तो ही होगी। चलो 72 महीने की लिमिट है। एक होर है, एक होर केड़ी है, कहते अगर किसी साल का थोड़ा केस खुल गया, प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी, तब प्रोसीडिंग से तो खत्म होगी, प्रोसीडिंग खत्म हो तो 1 साल, 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच प्रोसीडिंग, और 72 महीने विच एवर इज लेटर। और अगर आपने मेंटेन ना करी तो टैक्स देना पड़ेगा ऑन द अनअकाउंटेड गुड्स। ये तो बेकार चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलैक्सेशन टू द कॉम्पोजिशन वाला बंदा, कॉम्पोजिशन वाले बंदे को रिलैक्सेशन क्या है कि नॉट रिक्वायर्ड, ये वाली चीज़ें या नॉट रिक्वायर्ड डब्बे में डाल लो। कई बार बच्चों को लगता है कि ये मेंटेन करना है, नहीं, ये मेंटेन नहीं करना। क्या नहीं मेंटेन करना? डिटेल्स ऑफ टैक्स, ये आईटीसी कितना बंद है, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड टुगेदर, बस। वैसे ना जनरली अगर आप देखिए, जब पर की लिखा कि डिटेल मेंटेन करनी ਹੁੰਦੀ ਆਹੀ, एक तो स्टॉक रिकॉर्ड दी और एक टैक्स दी। ये भी कहता है इन्हें कहा दी नहीं रखनी, एक स्टॉक दी रखनी, एक टैक्स नहीं रखनी, तो रखनी का दी है, कुछ खास नहीं। आउटवर्ड वैल्यू सप्लाई रख देना बस, जब रेगुलर में होगा तब चाहिए होगी। पहले है ये, प्रैक्टिकली सारे मेंटेन करते सब कुछ, तब चाहिए होगा ऑब्वियसली, यस। बेकार है यार, क्या बताएं इसमें। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले ने क्या मेंटेन रखनी है कि जो ठेकेदार है ना, ठेकेदार ने क्या मेंटेन करनी है कि जो ऑनर है, मालिक, कॉन्ट्रैक्टी, उसने कितने गुड्स बेचे हैं, कितना साइट पे सामान पड़ा है, कितना पैसा आ गया, कितना पैसा रहता है, ये सारी चीज़ें।
ऑपरेटर और गोडाउन वाले ने क्या करना है कि गोडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ बीच में आएगा इसमें ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਪਦੇ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਓਵਲੇ ਖੁੰਝੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਿਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖਿਲਰ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ स्पेसिफिक एक जगह पे होवे फिर आ गया रिकॉर्ड्स टू मेंटेन बाय द एजेंट ने क्या रखना है फिर से वही कितनी क्वांटिटी आई है रिसीव हुई है सप्लाई हुई है बेकार वाला काम है एयरपोर्ट वाला अकाउंट रिकॉर्ड हो गया रिटर्न हो गया अब आपका रहेगा डॉक्यूमेंटेशन और ईवे बिल आज ही निपटा दे कल करना है कल कर लेंगे नहीं कल